ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। चालू करते हैं क्लास। तो आप पंकज सर या किसी से भी बात कर लें कि इस संडे टेस्ट है क्या, टाइमिंग क्या है, वगैरह वगैरह। तो आप लोग टेस्ट जरूर दें, है ना। सब हाथ नीचे कर लीजिए भाई, पुट योर हैंड्स डाउन एवरीवन। सो व्हाट वी विल डू, विल ट्राई टू अटेम्प्ट एवरी टेस्ट। सबसे पहले तो वो पहला स्टेप है, बाकी सब चीजें बाद में। आप लोग क्लास ले रहे हो, घर पे पढ़ाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, ये सब चीजें बाद में। फर्स्ट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू अटेम्प्ट अ टेस्ट। उसके बाद उस टेस्ट का एनालिसिस करो, अच्छे से ट्राई करो देने का। ऑब्वियसली जो भी आता है, जो भी नहीं आता है, जितने भी मार्क्स आते हैं, आप उसका एनालिसिस जरूर कीजिए। एनालिसिस का तरीका मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, थोड़ा बहुत मैं आज फिर से बता दूंगा। ठीक है, कैसे करना है एनालिसिस। तो जब आप एनालिसिस कर लोगे तो आपको रियलाइज होगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपकी करंट सिचुएशन क्या है, कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं और कितने मार्क्स आपको लाने हैं अभी। राइट। तो ये पूरा सिनेरियो जब आपको पता चल जाएगा तो उससे आपकी पढ़ाई जो है वो चेंज हो सकती है। यानी कि आप किसी टॉपिक पे अगर आपको रियलाइज हुआ कि आप वीक हो, तो आप उस टॉपिक फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, है ना। डाउट्स पूछो उस पे, कहाँ से पढ़ना है पूछो कि सर ये कहाँ से पढ़ सकते हैं हम। देखो मेहनत तो तुम लोगों को ही करनी है, बात हम क्लैरिफाई कर चुके हैं पहले भी, है ना। तो अगर आप टेस्ट की एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो फिर वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। प्रैक्टिस कर लूं सर, इंक्रीज नहीं हो रहा है स्कोर। बेटा एनालिसिस जो आपने किया है उसको आपने शेयर किया मेरे साथ, आपने मुझे मार्क्स शेयर किया आपके, काजल। नो सर। फिर आपको पता है काफी सारे बच्चों ने मुझे अपने मार्क्स शेयर किए थे। ऑल्दो सबने नहीं किए, अपूर्वा, तमन, और भी मुझे याद है दो तीन बच्चे और हैं, उन्होंने मार्क्स शेयर किए थे। पर मुझे ये देख के अच्छा बिल्कुल नहीं लगा कि तुम में से काफी बच्चों ने मार्क्स शेयर नहीं किए। यार एक बात बताओ, तुम लोगों के लिए ही तो क्लासेस अरेंज हो रही है ना। आप लोगों के लिए हम सब लोग जो भी है हमारा टाइम दे रहे हैं, आप लोग अपना टाइम दे रहे हैं। तो ये सब चीजों का कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपने मार्क्स अच्छे लाए हैं तो भी आप शेयर कीजिए। आप बताइए कि सर इस बार मेरे मार्क्स इतने आए और पहले से ज्यादा अच्छे हैं। अच्छी बात है, आई विल बी वेरी हैप्पी। आई विल मोटिवेट यू, सजेस्ट यू कि आपको क्या करना चाहिए आगे भी, है ना। और अगर नहीं आ रहे तो करना ही चाहिए। आपको मार्क्स शेयर करना चाहिए, फिर बताना चाहिए कि सर मेरे ये क्वेश्चंस गलत हुए हैं, स्क्रीनशॉट भेजो मुझे, है ना, ग्रुप में डालो या पर्सनली भेजो। जैसे भी आप मुझसे बात कर सकते हो क्लास में, सबसे बेस्ट तरीका है बात करने का। क्लास में आप पूछ सकते हो कि सर ये सवाल नहीं आया मुझे, है ना। जब तक आप रीच आउट नहीं करोगे, देखो यू कैन लोअर योर हैंड्स, आप हाथ नीचे कर सकते हैं सब लोग। तो जो जब तक आप कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है आपको? ओम, दीपा, कुछ और नाम है क्या आप लोगों का? हाँ, तो आप लोगों को अगर जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई क्वेश्चन है जो बार बार गलत हो रहे हैं या मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, तो वो एनालिसिस करके आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैंने तरीका बताया एनालिसिस का आप लोगों को या नहीं बताया? कैसे करना है एनालिसिस? मेरी बात सुनते हो तुम लोग? कोई सुन भी रहा है, इंटरेस्टेड है, या मैं ऐसे ही फालतू बोल रहा हूँ? मैं तो पढ़ा देता हूँ तुमको। यस सर। यस सर। हाँ, तो एनालिसिस का तरीका क्या होता है, आप लोग जैसे पेपर आपने किया तो उसके बाद आप मतलब आपने अपने घर पे बैठ के आप एक डेढ़ घंटा आपने उस पेपर को दिया। एक घंटा तो एटलीस्ट देना ही पड़ेगा आपको। ये आपको रोज नहीं करना है, ये आपको केवल एक दिन करना है ना। जब वीक में संडे को जो भी टेस्ट होगा आपका, उसके बाद आपको ये काम करना है। तो उसमें कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं जाएगा पहली बार। तो क्या करना है अपने को, मेक अ रजिस्टर, नोटबुक, पेज, कुछ भी बना लो, डायरी, जो भी तुम्हें बनानी है, जो भी तुम्हारे सूटेबल है। तुमने जैसे ही वो बनाया, तुम उसके बाद क्या करोगे, तुम उसमें सबसे पहले तो उस चैप्टर का नाम लिखोगे जिसका टेस्ट हुआ है, सब्जेक्ट लिखोगे। और फिर उसमें जो चैप्टर्स में जो जो टॉपिक्स है जिन पे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर, उन क्वेश्चन नंबर्स को लिखो। उसमें लिखो कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था और मेरे से हुआ नहीं, है ना, या तो मैंने गलत कर दिया। तो उसके आगे आप तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन को लिखो, क्वेश्चन का टाइप, टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो एक तो होते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन, है ना, जिसमें कैलकुलेशन थी। तो तुमने क्या है, कॉन्सेप्ट सही लगाया, अप्रोच सही लगाई, पर कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। तो उसके आगे लिख दो कि ये कैलकुलेशन मिस्टेक है या फिर कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, है ना। एक अधिकतर क्वेश्चन ऐसे नहीं होते, अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें तुम अप्रोच नहीं कर पाते, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। क्वेश्चन आप पढ़ते हो, आपको समझ में नहीं आता कि इसमें क्या किया जाए, ऐसा होता है। यस सर। इसके आगे फिर हम क्या लिखेंगे, कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो कॉन्सेप्ट लिखने का मतलब क्या हुआ कि वो टॉपिक आपका अभी समझ में आया नहीं है आपको अच्छे तरीके से, है ना। उस पर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से नहीं करी है। जैसे कि आपने पढ़ लिया कि भाई एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जाती है, एक स्ट्रेट वायर की वजह से दूसरे वायर पे फोर्स कैसे निकाला जाता है, ठीक है। ये टॉपिक आपने पढ़ लिया, लेकिन इस पे क्वेश्चन नहीं लगाए। तो जब पेपर में क्वेश्चन आया
तो आप लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। आप समझ रहे हो, आप लोगों को ये रियलाइज नहीं हुआ कि इसमें एफ इक्वल्स टू बी आई एल लगने वाला है, और जो बी होता है वो फर्स्ट वाले का बी होता है, वो कैसे निकालते हैं, है ना। जैसे अगर स्ट्रेट वायर है तो उसकी वजह से जो फॉर्मूला है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, बायट सावर्ट लॉ आपने पढ़ा हुआ है, उसको यूज करके आप Yes. लगाओ। तो जब तक तुमको ये रियलाइज नहीं होगा कि तुम कॉन्सेप्ट में वो स्ट्रगल कर रहे हो या फिर तुम्हारा कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ रहा है, तब तक तुम एनालिसिस ढंग से कर नहीं पाओगे, और टेस्ट देते जाओगे, कभी मार्क्स इंप्रूव होने वाले नहीं। तो अपना पढ़ाई का तरीका चेंज करो, है ना। तुम स्मार्ट वर्क करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा, हार्ड वर्क करने से भी नहीं मिलता रिजल्ट। हार्ड वर्क भी स्मार्ट वर्क की तरह होना चाहिए, है ना। तो स्मार्ट वर्क क्या होता है कि भाई आपने सबसे पहले एनालिसिस किया, उसमें फिगर आउट किया कि भाई ये चीजें मेरे को आ रही हैं, ये चीजें नहीं आ रही है, और फिर उन चीजों पे वर्क किया, काम भी करना पड़ेगा ना उसमें। तो जब आप ये पूरा एनालिसिस कर लोगे और उसके बाद आपको समझ में आ जाए कि भाई ये चीज मुझे करनी है, तो वो चीज करना चालू कर दो। नहीं आ रही है समझ में तो एनालिसिस मेरे साथ शेयर करो, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा, सजेस्ट करूंगा। अब ये सब काम तुम में से एक भी बच्चे ने नहीं किया अभी तक, एक भी बच्चे ने, नॉट इवन अ सिंगल स्टूडेंट। फिर आप मुझसे उम्मीद कैसे कर सकते हो कि मैं कुछ जादू कर दूं और तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव हो जाए? हो सकते हैं क्या, बताओ? तुम मेरी जगह होते, टीचर होते और तुम पढ़ा रहे होते, तुम कर सकते थे ये काम? No, sir. नो सर। तो आप लोगों को हेल्प करनी पड़ेगी ना मेरी, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। अब अगले टेस्ट में देखो, मैं कभी भी डांटता वाटता नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बस हेल्प करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं सजेशन देता हूँ, मेरा काम है। क्योंकि वो मेरे एंड तक ट्राई करूंगा जब तक कि एग्जाम नहीं आ जाता, कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ कि तुम्हें सीट मिल जाए, है ना, कहीं अच्छे कॉलेज में तुम ग्रेजुएशन करो, है ना, ताकि तुम कभी फ्यूचर में अगर कुछ अच्छा कर लो लाइफ में, तुम्हें याद आए कि एक सर थे जो फालतू बोलते रहते थे, कुछ कुछ उससे फायदा हो गया हमारा, है ना। तो देखो ये चीज तभी वर्कआउट कर पाएगी जब आप लोग साथ दोगे मेरा। तो अगले टेस्ट में, जब आप जो भी अगला टेस्ट देने वाले हो, इस संडे, अगले संडे हो या उसके अगले संडे हो, जब भी हो, आप लोग ये जरूर करो, और अभी भी करो, ये वाले टेस्ट का भी आप एनालिसिस करो कि भाई कौन से क्वेश्चन नहीं आ पाए। तो आज भी हम, आज वाली क्लास में इसलिए डेडिकेट कर रहा हूँ आपकी पूरी प्रैक्टिस पे, हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं जो हमने टेस्ट दिया है उससे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, तो आप लोग मेरे साथ वो करना फिर से, और कुछ क्वेश्चंस आप लोग खुद से भी पूछ सकते हो, जो भी हमारी आज की क्लास है उसमें, ठीक है। तो ये हमारा आज का टास्क है। तो बात समझ में आ रही है सबको, क्या करना है? Yes, sir. बताओ, किसी को कुछ पूछना है टेस्ट से रिलेटेड? किसी को कुछ पूछना है? दीपा पांडे, आपने हाथ ऊपर करा हुआ है बहुत देर से, तो आप कुछ पूछना चाह रहे हो क्या? बताओ बच्चा, कुछ पूछना है क्या आपको? अच्छा सिद्रा आप पूछो, मुझे लगता है दीपा वो क्लास से चली गई है। सर 27 वाला क्वेश्चन बता दीजिए। सर ऐसा नहीं हो रहा था। क्या बेटा? नहीं हो रहा था, अब हो गया। कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा था, अब हो गया, ऐसा बोल रहे हो? सर हैंड डाउन नहीं हो रहा था, Hand down नहीं अब हो हो रहा हैंड गया। डाउन नहीं हो रहा था, अच्छा कूल कूल कूल। 27th वाला क्वेश्चन बताना है, 27th वाला क्वेश्चन लूंगा शायद मैं आज क्लास में, ठीक है सिद्रा? यार यस। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस है ना इतने इजी नहीं होते, तुमको कोई ना कोई ट्वीक करना पड़ता है, तिकड़म लगानी पड़ती है। जैसे तुम्हें याद है 10th क्लास में तुम मैथ्स करते थे जब, तो उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस होते थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता था, है ना। देखो मैं जहां तक Yes. लग रहा है, जहां तक तुम जैसे करते हो क्वेश्चन, उस हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूँ कि ऐसा होता होगा, कि समझ में नहीं आ रहा होता था कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ये टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगेगा इसमें, या फिर ये कुछ और हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, साइन साइन की जगह टेन यूज करें, या फिर सेक यूज करें, या कोसेक यूज करें। आती थी ना ये प्रॉब्लम क्वेश्चन देख Yes. के, है ना। तो Yes, तुमको sir. सिमिलर प्रॉब्लम्स आती हैं अभी भी फिजिक्स में, ठीक है। तो ये जो तरीका है ना, एनालिटिकल स्किल्स बोलते हैं इनको। ये एनालिटिकल स्किल्स डेवलप कैसे होती हैं? जब आप एक टॉपिक को समझते हो, पहले उस टॉपिक पे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस करते हो, और वो क्वेश्चंस को आप अपने तरफ से करते हो, यानी कि आप किसी की हेल्प से नहीं करते। ऐसा नहीं सर ने करा दिया, या सॉल्व एग्जांपल देख के कर लिए, या इंटरनेट से देख लिए। जब तक जब तक कोई क्वेश्चन देख के तुमने खुद ने नहीं सॉल्व कर लिया बिना किसी हेल्प के, तब तक वो क्वेश्चन तुम्हारा नहीं है। और इस साल के एंड तक, इस सेशन के एंड तक, जब तक एग्जाम नहीं आ जाता तुम्हारा, जितने क्वेश्चन मैक्सिमम तुम ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे खुद के बैग में नहीं रख लोगे ना, मैं इसको बोलता हूँ बैग करना क्वेश्चन को, यानी कि आपने एक बैग खरीद लिया है दुकान से, और उस बैग में तुम क्वेश्चन को रख रहे हो अब, है ना। तो ये जो क्वेश्चन तुम रख रहे हो ना, ये क्वेश्चन वो होंगे जो तुमने खुद से सॉल्व किए। इसमें सर की हेल्प, सॉल्व एग्जाम्पल की हेल्प, इंटरनेट की हेल्प, फॉर्मूला की हेल्प, कोई भी हेल्प नहीं लगनी चाहिए। एक बार तुमको जो भी रिक्वायर्ड है तुमने कर लिया, फॉर्मूले पढ़ लिए, सर से समझ लिया, है ना, सॉल्व एग्जांपल्स देख लिए, अब उस क्वेश्चन को या उस तरह के क्वेश्चन को तुम खुद से करो।
तो पेपर जो आया है इस बार, जो पेपर तुमने दिया है, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज जितना कर सकते हो पूछ सकते हो, पूछ लो। उसके बाद इस पेपर को फिर से लगाना। एटलीस्ट कितने क्वेश्चन आए थे? 40 क्वेश्चन आए थे ना शायद, 40 आते हैं ना क्वेश्चन। Yes, 40 sir. में Yes, से कम sir. से कम 35 क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होने चाहिए बिना किसी हेल्प के। 35 क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने चाहिए। अगर आप 35 सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, 5 क्वेश्चन मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि कुछ 5 क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे जो कि तुम्हारे सिलेबस की पार्ट, सिलेबस का तो पार्ट होगा, मतलब वो तुम्हारी प्रैक्टिस का पार्ट नहीं हो, है ना। तो वो कुछ ऐसे होते हैं क्वेश्चन, वो एग्जाम में भी तुम छोड़ सकते हो। 2-3 क्वेश्चन तो एग्जाम में भी छोड़ सकते हो। फिजिक्स में लेके चल रहा हूँ इस पॉइंट को कि तुम फिजिक्स में सबसे कम मार्क्स लाते हो, बायो और केमिस्ट्री में ज्यादा ही लाते होंगे फिजिक्स से, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अगर तुम फिजिक्स में 160 में से 100 के ऊपर भी ले आते हो, 110 120 भी ले आते हो, तो भी तुम्हारे नैया पार लग जाएगी, ना। तुम्हें कोई अच्छी सीट मिल जाएगी ग्रेजुएशन के लिए किसी अच्छे कॉलेज में, है ना। क्योंकि बायो और केमिस्ट्री में आप संभाल लोगे इतना, तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो आपको 100 के ऊपर ले जाने के लिए, 120 के ऊपर ले जाने के लिए जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप नहीं कर पाओगे, उनमें टाइम वेस्ट करना भी नहीं। लेकिन जैसे पेपर आ रहा है ना, तो 40 में से 35 क्वेश्चन होने चाहिए तुमसे। पेपर में चलो नहीं हो पाए कोई ना, पर अब प्रैक्टिस करने बैठोगे तब होने चाहिए। और अगर नहीं होते हैं तो फिर पता करो रीजन कि क्यों नहीं हो रहे हैं। देखो हर रोज तुम आओगे, क्लास लोगे, नई चीजें पढ़ोगे, फिर भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं है। इस चीज को करते रहो, 1 साल नहीं तुम्हें 3 साल लग जाएंगे, फिर ये करते ही रहो तुम। बाद में फिर रियलाइज होगा कि सर कुछ काम की बात बता रहे थे, तब सुन लेना चाहिए था और उनकी बात मान लेनी चाहिए थी। तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है यार, अभी से मान लो बात, है ना। तो जो बता रहा हूँ उस तरीके को अपनाओ। ये जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनकी एनालिसिस बहुत जरूरी होती है। तो सब काम छोड़ के पहले इसको करना, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो रहे आए होंगे जो कि आपको लगा होगा कि हमने प्रैक्टिस नहीं करी थी इनकी, है ना, पर ये आ गए। तो देखो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरी बात, जो पहला पॉइंट है वो तो समझ में आ गया कि टेस्ट की एनालिसिस करनी है। दूसरी बात ये है कि तुम जो एग्जाम देने वाले हो नीट, वो ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड एग्जाम नहीं है। यानी कि इसमें तुम्हें बहुत क्रिटिकल थिंकिंग यूज नहीं करनी है। जैसे जेई एडवांस का पेपर होता है, कभी उठा के देखा अगर आप में से किसी ने, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर होती है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है कि भाई क्वेश्चन देखा, अब क्वेश्चन में कुछ चीजें ऐसी है जो कि हम अगर सोच पाए समझ पाए तो ही हो पाएगी, है ना। सिलेबस हमने कवर कर लिया तो नहीं हो पाएगी। लेकिन नीट का पेपर ऐसा होता है, या उससे रिलेटेड जो भी तुम पेपर देने वाले हो, बोर्ड्स भी इवन, वो ऐसा होता है कि तुमने सिलेबस एक बार कवर कर लिया ना, तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो सिलेबस कवर करना बहुत जरूरी है। अब कई बच्चे मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल पढ़ के नहीं गए होंगे, तो मेरे को लग रहा है इस पेपर में आए थे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे खासे, है ना। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस और ये सब, इनके ऊपर क्वेश्चन आए थे। Yes. बेटा फेरोमैग्नेटिक क्वेश्चन मैं करा दूंगा काजल, समझो बात को। आपको सिलेबस एक बार कराया हुआ है ना, तो जब तक आप उसका रिवीजन करके नहीं जाओगे, उससे प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे कुछ क्वेश्चन, तब तक मैं कितने ही क्वेश्चन करा दूं आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम पेपर के पहले पढ़ते नहीं हो और तुम बाद में फिर आग लगने पे कुआं खोदना बोलते हैं इसको, कि आग लग गई है अब कुआं खोदो, छुप बचाओ खुद को, ठीक है। वो अच्छा तरीका नहीं है। प्रोएक्टिव बनो। प्रोएक्टिव मतलब प्रॉब्लम आने से पहले उसकी तैयारी करो, है ना। तो आप लोग क्वेश्चन में करा दूंगा, लेकिन जैसे मटेरियल पार्ट था सिलेबस का, कितने बच्चे थे हैंड रेस करके बताओ मुझे जो पढ़ के गए थे मटेरियल वाला चैप्टर। मटेरियल वाला जो पढ़ाया होगा आप लोगों को, वो कितने बच्चे पढ़ के गए थे बताइए मुझे। 3 बच्चों का हाथ ऊपर हुआ है, बाकी बच्चों ने क्वेश्चन सुना नहीं है या पढ़ के नहीं गए थे वो। बेटा जवाब तो दे दो। पढ़ा नहीं था। Yes, sir. कम से कम 7-8 क्वेश्चन आए थे आई गेस। 6-7 क्वेश्चन तो आए थे 40 में से। Yes. 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 7 4 जा 28, 30 मार्क्स तो यही कम हो गए। तो तुमने 160 में से पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, तुमने तो 130 में से किया है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes. Yes. Yes, sir. से कम कर ले रहे हो तो उसमें से कितने ला पाओगे फिर। तो सिलेबस कवरेज दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। नोट कर लो चाहो तो, इसको कॉपी में नोट कर लो जो बातें मैं बता रहा हूँ। नहीं ना, एक बार है ना, हम स्लाइड भी चालू कर लेते हैं हमारी। बताइएगा आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसमें डेट चेंज कर लेना, ये आज की डेट जो है 13 है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, पहला पॉइंट तो क्या हो गया, हमें टेस्ट का एनालिसिस करना है।
ना पहले तो हम टेस्ट देंगे तो उसकी तैयारी करके देंगे, वो तो पता ही है तुम लोगों को, उसमें कुछ नई बात नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, हमें सिलेबस कवर करना है पूरा, पहले भी और बाद में भी। प्रायर टू एग्जाम, प्रायर एंड लेटर। लेटर मतलब बाद में, प्रायर मतलब पहले। दोनों टाइम पे आपको सिलेबस को कवर करना है, यानी पहले आप पढ़ के गए हो पूरा, और जब आपने एनालिसिस कर लिया तो इसके बाद आप क्या करोगे, फिर से चेक करोगे कि कौन सी चीजें मैंने पढ़ी ही नहीं थी। समझ में आया? जैसे फेरोमैग्नेटिक के ऊपर क्वेश्चन आ गया, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, अब तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, अटेम्प्ट ही नहीं किया आपने वो, तो आप उसको क्या करोगे, मार्क कर लोगे अपनी डायरी में, जो एनालिसिस डायरी है या एनालिसिस पेज है या नोटबुक है जहाँ पे भी, उसमें आप मार्क कर लोगे कि ये मेरा बचा हुआ है अभी, टॉपिक बचा हुआ है, इसमें टॉपिक के आगे तुमको मैं एक पेज पे ही बता देता हूँ अलग से। देखो यहाँ बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले आपने क्वेश्चंस लिखे, कौन कौन से क्वेश्चन थे, है ना। उसके बाद आपने लिखा टॉपिक, कि कौन से टॉपिक से थे। फिर आपने लिखा टाइप, टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये कैसा टाइप था, है ना, कैलकुलेटिव था, कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम मिस्टेक हुई है, या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड मिस्टेक हुई है। ठीक है, ये आपने नोट किया। उसके बाद आप अगले पेज पे जाओगे और उसमें आप लिखोगे क्या, क्या लिखोगे, कौन से टॉपिक मिस हुए हैं आपसे, नेम ऑफ टॉपिक जो मिस हुए हैं, यानी कि आपने पढ़े नहीं है, सिलेबस आपने कवर नहीं किया, इस वजह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया। ठीक है, ठीक है, ये तो मिस वाले हो गए। फिर उन टॉपिक के आगे आप एक और टेबल बनाओगे, उसमें आप क्या लिखोगे कि कौन से टॉपिक पे आपकी प्रैक्टिस की कमी है, यानी कि आप पढ़ तो लिया आपने लेकिन प्रैक्टिस नहीं हो पाई आपकी, इस वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाया, यानी कि आपको आता था टॉपिक। बात समझ में आई मेरी? आपको टॉपिक आता था पर प्रैक्टिस नहीं हो पाई, इस वजह से क्वेश्चन नहीं हो पाया। ठीक है, तो ये दो तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। जब आप इसको करोगे पूरा, और फिर जब आप पता, फिर आप खुद को, अगर आपको रियलाइज हुए कि 40 में से कम 20 क्वेश्चन तो ऐसे ही थे जो कि मैंने पढ़े ही नहीं थे, या फिर 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो पढ़े ही नहीं थे मैंने, तो आपको खुद को जवाब मिल जाएगा। बात समझ में आ रही काजल? आपको खुद को समझ जवाब मिल जाएगा कि भाई कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहा हूं मैं या कर रही हूं मैं, फिर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं मार्क्स। तो ये सब चीजें करते हो तुम लोग? अरे करते हो क्या ये सब चीजें, हाँ है ना? नो सर। नहीं करते ना? आपसे करोगे? यस Yes, सर। sir. तुम्हारे ऊपर है यार, तुम मेरे को देखो, मेरा काम है बताना, मैंने बता दिया। अगली बार अगर आप करते हो, आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप नहीं करते हो तो फिर उस केस में मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना। मैं, मेरा काम है पढ़ाना। अगली क्लास से मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दूंगा, रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दूंगा कल वाली क्लास से। ठीक है, ईएमआई की प्रैक्टिस हम लास्ट के लेक्चर्स में कर लेंगे। कैसे डिफाइन करें, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे डिफाइन करें, बताया तो आपको। एक तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट आता था। इसका मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट आता था, जैसे कि एक वायर है ना, उसमें फोर्स निकालना है कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, तो आप फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, BIL होता है। तो यानी कि अगर इसमें जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई थी, बी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई थी, इसमें आई करंट दौड़ रहा था, उसका लेंथ था L। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, आपको ये पता है कि इसमें BIL लगने वाला है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला पार्ट होता है कॉन्सेप्ट या अप्रोच, कि अप्रोच क्या है क्वेश्चन की, किस तरह से स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, तो ये चीज आपकी क्लियर है ना। लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन बेस्ड है, सपोज करो इसमें वेक्टर्स इन्वॉल्व है ना, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट इन्वॉल्व था, तो तुमको क्रॉस प्रोडक्ट आता नहीं था, या तुमने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, है ना। इस क्वेश्चन की वजह से, इस कैलकुलेशन की वजह से तुम्हारा क्या हो गया, क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसको तुम किस में कैटेगराइज करोगे, कैलकुलेशन वाले में। इस क्वेश्चन को तुम किस में कैटेगराइज करोगे, कैलकुलेशन बेस में, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर था। बात समझ में आई? Yes. अरे यस बात सर। अब तुमको यही Yes. नहीं पता था कि F=BIL लगने वाला है इसमें, तो फिर वो कैलकुलेशन की गड़बड़ी नहीं है, तुमको फिर अप्रोच में दिक्कत है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, फिर उस तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस करो थोड़े और अगर यही समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन आया कहाँ से है ना, तो फिर मेरे से कांटेक्ट करो, मैं बताऊंगा। बात समझ में आई? Yes, sir. बताओ यस और कितनी डीप में मैं समझाऊं तुम्हें कि क्लियर हो जाए चीजें। आई होप कि समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि भाई किस तरह से आप Yes. अप्रोच कर सकते हो चीजों को। यस सर। देखो, ये सब बातें बातें ही रह जाएंगी अगर ये हेल्प नहीं कर पाई हमारी। ठीक है,
और अगर हेल्प कर पाई ना तो ये बहुत रेवोल्यूशनरी होगा। रेवोल्यूशनरी मतलब अभी तक जो नहीं हो पाया था वो अब हो जाएगा, है ना, मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे और आगे भी एग्जाम क्लियर करने में हम बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे एग्जाम क्लियर करने के। ठीक है, तो यही टारगेट है हमारा, आई गेस यही चाहते हैं हम लोग कि हम निकाल लें एग्जाम, है ना, अच्छी सीट ले लें, ग्रेजुएशन अच्छी जगह से करें, है ना। तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा, ये सब काम करो, उसके बाद बात करते हैं हम कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो भाई। तो और कुछ पूछना है किसी को टेस्ट से रिलेटेड, और कुछ पूछना है कि या फिर क्वेश्चन स्टार्ट करें? नो सर। चालू करें क्वेश्चन करना? यस सर। यस सर। ठीक है यार, पहला क्वेश्चन करो। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। अब देखो, कुछ क्वेश्चन तुमने करे हुए होंगे, कुछ क्वेश्चन तुम्हें आते होंगे, तो तुमको उसके भी क्या है, कैलकुलेशन करके आंसर बताना है मुझे। ऐसा मत सोचना कि सर ये आता है, ये तो हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं आपको, आंसर तो रटे हुए हैं हमारे। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, फिर पहले जैसे मतलब फिर से सॉल्व कीजिए, अगर आ गया था तो, नहीं आया था तो भी आप फिर से सॉल्व कीजिए। सबसे पहला तरीका क्या होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का, या तो समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट सॉल्व करना चालू कर दो। दो स्टेप होते हैं, स्टेप वन और स्टेप टू। स्टेप वन और स्टेप टू, और क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि अगर स्टेप वन नहीं हो पाया तो स्टेप टू करना है। या तो आप डायरेक्ट स्टार्ट करो जिसमें आपको पता चल गया कि भाई क्वेश्चन करवाना क्या चाह रहा है आपसे, सीधे फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, कोई तुम्हारी बोर्ड की कॉपी चेक नहीं करने वाला है यहाँ पे। तुम्हारे एबीसीडी से मतलब है इस टाइम पे एग्जाम। जब बोर्ड की प्रैक्टिस करेंगे तो बोर्ड की तरफ से बात करेंगे, पर अभी बोर्ड की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, बोर्ड में आपको पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम जो आप देने वाले हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें आपको सीधा आंसर निकालना है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो फिर आप उसमें कुछ भी मत करो, सीधे आंसर निकालने के लिए फॉर्मूला लगाओ या फिर उसको स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, जैसे भी करते हो। ठीक है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया है ये, तो फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे स्विच करना है, गिवन लिखना चालू करो। तो जैसे यहाँ पे गिवन लिखा मैंने, क्या क्या दिया हुआ है भाई मुझे, हाइड्रोजन एटम है, मेरे किसी काम का नहीं है, इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यानी चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद ये बोल रहे हैं 6.6 इंटू 10⁻15 आरपीएस, रेवोल्यूशन पर सेकेंड। अब ये आरपीएस क्या होता है, इस पे दिमाग लगाओ। ठीक है, ये जो होता है उसको लिखो। रेडियस दी हुई है आपको, रेडियस की वैल्यू दी हुई है ना। और पूछ क्या रहा है तुमसे, टू फाइंड, ये बचपन में करते थे ऐसे मैथ्स में, याद हो रहा हो तो, यस सर। मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो इससे थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगने वाला है और रेडियस इन्वॉल्व होने वाली है और आरपीएस का इन्वॉल्वमेंट है पक्का, यानी कि रिवोल्यूशन पर सेकंड क्या होता है उसका इन्वॉल्वमेंट है। अब अगर ये क्वेश्चन आ रहा है तो ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। सिद्रा? सर ऑप्शन बी। कूल। सॉल्व किया है या फिर पहले से आंसर पता था? सर ये वाला सॉल्व हुआ था टेस्ट। समझ में आ गया था कि आरपीएस क्या होता है? यस सर, ये क्वेश्चन कर चुके थे। कर चुके हैं हम, वेरी गुड। तो मैं काफी सारे क्वेश्चन तो देखो तुम्हें करा चुका हूँ ट्राई, तुमको यस। क्या है, काफी सारा बैंड विड्थ कवर कर चुका हूँ, आपने पहले भी किया हुआ है जो आपने चैप्टर पढ़ा होगा ये। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो हमने नहीं पढ़े हो ना, सब तो हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि कितना ही ट्राई कर ले, तो फिर उसमें आपका प्रैक्टिस काम आएगा। चलिए भाई आंसर बताइए, आपको मिलते हैं 30 सेकेंड्स, आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप डिस्कस लिख देंगे चैट में।
हाँ शिवा, क्या आंसर आ रहा है? सर ऑप्शन बी। ओके, करें डिस्कस भाई, बाकी लोग भी बताओ। ए आ रहा है। बी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। अब देखो कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। हाँ शिवा। सर हमें सर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है सर, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। तो सर पहले हम आई फाइंड करेंगे सर। सर आई है हम्म, चार्ज इंटू सर फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी हमें दिया हुआ 6.6 इंटू 10⁻15 और हम्म, 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज है सर, उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। हम्म, सर हमें करंट मिल जाएगा। जैसे करंट को हम्म, सर हम पुट करेंगे वो मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले में, हम्म। और सर रेडियस हमारे पास दिया हुआ है, तो सर आंसर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। वेरी गुड। तो भाई देखो, बहुत इजी क्वेश्चन था ये आपका, 30 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए था, और होना ही चाहिए था, क्योंकि इसमें आपको बस एक चीज पता करनी थी कि ये जो आपकी 6.6 इंटू 10⁻15 आरपीएस है, ये फ्रीक्वेंसी है। क्या है ये? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। भूल गए क्या फ्रीक्वेंसी। तुम लोग? क्या होती है रेवोल्यूशन पर सेकंड या रोटेशन पर सेकंड? क्या होती है? फ्रीक्वेंसी तो होती है एक सेकंड में कितने रोटेशन कर रहा है कोई भी चीज, है ना? फ्रीक्वेंसी तो होती है ये, है ना? तुम लोग अब यही भूल चुके हो, तो फिर कैसे क्वेश्चंस हो पाएंगे, बेसिक क्वेश्चंस? ठीक है, तो अब पता चल गया, तो अब आगे कम से कम ऐसे क्वेश्चन गलत मत करना, मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी पता चल गई है, लेकिन सर फ्रीक्वेंसी से करंट कैसे आएगा? क्योंकि आपने बताया कि भाई क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, सबसे पहले वो उसको समझो। तो क्वेश्चन तो मैग्नेटिक फील्ड पूछना चाह रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे किसी भी सर्कुलर, अगर कोई भी सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है, तो उसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाती है, उसको कैसे निकालते हैं भाई? म्यू नॉट आई अपॉन 2r से। ये भी यस हमको सर। पता था सर, पर हमको सर यही नहीं पता था कि आई कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि आई निकालना ही तो मेन था इसमें। तो आई जो होता है वो होता है Q इंटू एफ। ये फॉर्मूला पता था? यस सर। सर ये पता लग गया था, कैलकुलेशन में टाइम लग गया। कैलकुलेशन ही था इस क्वेश्चन में सर, मेन चीज और कुछ नहीं थी इसमें, क्योंकि ये तो पता होना चाहिए था तुमको। ये कैसे आया, मैं एक बार वो भी बता देता हूँ, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो भाई dq/dt होता है आई, पता है ये बात? यस सर। आई यस अगर आप सर। मैक्रो उसके लिए निकाल रहे हो, सिस्टम के लिए, तो आप क्या बोलोगे भाई? कितना चार्ज फ्लो हुआ है टाइम, कितने टाइम में, है ना? यही बोलोगे आपके, इससे करंट बोलेंगे हम कि टोटल चार्ज जितना फ्लो हुआ है टोटल टाइम में। तो ये जो टी है, ये क्या है? टाइम पीरियड ही तो है ये। यस सर। टाइम पीरियड क्या होता है? 1/फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। है ना? तो क्या हो जाएगा? आई इक्वल्स टू क्यू एफ हो जाएगा। यहाँ से आया ये यस। फॉर्मूला, है ना? अब आई इक्वल्स टू क्यू एफ आ गया, फिर तो इजी है। म्यू नॉट इंटू क्यू कितना दे रखा है भाई? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना? मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी 6.6 इंटू 10⁻15 डिवाइडेड बाय 2r, 2 इंटू रेडियस कितनी है? 0.53 इंटू 10⁻⁻10। अब मीटर में दिया हुआ है तो उसको चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो तुमको बस कैलकुलेशन करनी है। अब म्यू नॉट को तुम क्या लिख सकते हो? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। 4 पाई इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, लेकिन आप इसको इजी कैसे कर सकते हो कि पहले आप 10 टू द पावर वाली चीजें सॉल्व कर लो सारी। एक तो ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इनको सॉल्व करोगे तो सर आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया सर। क्या बोल रहे हो बच्चा? स्क्रीन सर फ्रीज हो गया सर। स्क्रीन फ्रीज हो गई, एक सेकंड। यस सर। अभी दिख रही है क्या? यस यस सर। सर। यस सर। तो क्या बात कर रहे थे हम कि पहले आप 10 टू द पावर कितनी होने वाली है उसको आप सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आगे आपकी केवल डेसिमल वाली कैलकुलेशन बचेगी, तो उसको भी इजी किया जा सकता है वैसे तो। 4 इंटू 22/7 लिख दो पाई को, है ना? और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.6 इंटू 6 से, नीचे आ जाएगा 2, तो 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स, है ना? 0.53 को आप 0.5 ही ले सकते हो, तो ये ऑलमोस्ट 1/2 हो जाएगा, राइट? तो ये 2 यस। ऊपर चला जाएगा वापस से, तो ये 2 ऊपर चला गया, है ना? फिर इसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेसिकली बात क्या है कि आप कैलकुलेशन आसान आप खुद ही कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक है।
है ना। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मैंने बताई हैं कि आप थोड़ी बहुत क्या है कि आप चीजों का अप्रोक्सीमेट लेके 1.6 को 1.5 अज्यूम कर लिया, अगर ऑप्शंस साथ दे रहे हैं तो। अगर ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज हैं तो फिर ये चीजें मत करना। आप समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे ऑप्शन बहुत बड़े बड़े थे, 140 टेस्ला, 12.5 टेस्ला, 1.4 टेस्ला, 0.14 टेस्ला। बात समझ में आ रही है? ऑप्शन बहुत दूर दूर है, पास पास नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अप्रोक्सीमेशन लूंगा इसमें, 1.6 को 1.5 ले लूंगा, 0.53 को 0.5 ले लूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 1.5 को 1.5 को 3/2 लिख दूंगा, क्योंकि 1.5 में डेसिमल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/2 लिखूंगा अगर 1.5 को, तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से कट हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आप अपनी कैलकुलेशन में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करो। जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो या फिर क्लास में भी कर रहे हो, तो इन चीजों को अपनाओ। एक स्मार्ट बच्चा, एक इंटेलिजेंट बच्चा वो होता है जो सीखता है कंटिन्यूसली, है ना। अपने जो उसको ऑलरेडी आता है उसको शो ऑफ नहीं करता, कभी भी नई चीजें सीखता है। और एक ना एक दिन जिस बच्चे को सबसे ज्यादा आता है उससे भी आगे निकल जाता है। तो तुम डिसाइड करो कि तुमको क्या बनना है। ठीक है, तो कोई भी छोटी छोटी चीजें अगर तुमको लग रही है कि ये सीखा जा सकता है, इसको डाला जा सकता है अपनी आदत में, तो उसको डालो। ठीक है, दैट्स हाउ यू विल ग्रो इन लाइफ ऑल्सो। ओके, तो ये क्वेश्चन आ गया समझ में? इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें 12.5 टेस्ला आंसर आएगा इसका। ट्वेल्व पॉइंट फाइव टेस्ला आएगा। कोई बात डाउट है इसमें? नो सर। फिर अगला क्वेश्चन कीजिए, अगला क्वेश्चन कीजिए, अगला क्वेश्चन कीजिए, अगला क्वेश्चन कीजिए। इसमें भी वही, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पहले गिवन लिखो, फिर फॉर्मूला जो यूज होगा उसको लिखो, तो चीजें दिखने लगेंगी। ठीक है, तो आपको दिए जाते हैं इसके लिए 1 से 2 मिनट, उसमें हो जाना चाहिए। करिए भाई सब लोग इसको। क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर। यस सर। अगर यस किसी सर। को नहीं आ रहा तो हैंड रेज कर सकता है वो। ठीक है, उसको हेल्प कर दी जाएगी कि क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बच्चे को नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है बेटा कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है आपका, जिसकी डायमेंशन दी हुई है आपको। तो रेक्टेंगल क्या होता है? दो साइड वाला फिगर, एक होती है लेंथ, एक होती है ब्रेथ। ठीक है, तो उसका दोनों दे रखा है आपको, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 100 टर्न्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं। कैरिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पीयर, आई दे रखा है ना। गिवन लिखना चालू करोगे तो क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। अब ये बोले कि क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बननी चाहिए। वैसे तो इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें, पर अगर फिर भी पड़े तो एक रेक्टेंगल दे रखा है जिसमें कि क्या है, क्लॉकवाइज करंट है। तो क्लॉकवाइज करंट का मतलब पढ़ते ही हमें क्या समझ में आ गया कि जब भी हम देखेंगे इसमें, किसी भी आर्म में देखेंगे हम, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही होगी, है ना। राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे ना, यस। डायरेक्शन में थंब यस से सर। sir. कर्ल करेंगे, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहाँ पे इसमें। ठीक है, अंदर की तरफ आएगी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमें समझ में आ गया, करंट पता चल गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये पता चल गया। अच्छा, ये बोल रहा है कि ओरिजिन से एक्स जेड प्लेन में। ठीक है, तो एक्स जेड प्लेन क्या होता है? एक्स जेड प्लेन होता है जहां पे आप बैठे होते हो।
तो आप उस चीज को समझो, इसको समझाऊंगा मैं एक बार। मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड बोला एक्स एक्सिस के अलोंग है, अलोंग अलाइंड है उसके। तो आपको बोला कि कॉइल को आपने टिल्ट कर दिया 45 डिग्री से जेड एक्सिस पे, तो आपका टॉर्क कितना होगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला अगर याद है तो ये क्वेश्चन हो सकता है, टॉर्क का फॉर्मूला ही नहीं याद तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपने अपना नाम बताया था बच्चा, मैं भूल गया, एक बार फिर से बता दो। रेहाना नाम से जो है। अलजिया, हाँ अलजिया, अच्छा नाम है अलजिया। तो अलजिया, आप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आई गेस। इसमें टॉर्क निकालना है हमको, है ना। तो आप टॉर्क का फॉर्मूला अगर याद है आपको तो आप उसको यूज करो और फिर आप देखो उसमें क्या क्या चीजें निकालनी है हमको, तो फिर आप क्वेश्चन में देख पाओगे। हाँ भाई, किसी का आंसर अगर आ गया है तो बताइए, अदरवाइज वी कैन डिस्कस दिस। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ऑप्शन सर। डी। ऑप्शन डी। यस सर। यस सर। चलो चेक करते हैं क्या आंसर है वो, तो मेरे को भी नहीं पता, कैलकुलेट ही करेंगे अभी। क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. कोऑर्डिनेट समझ में आया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुमने पढ़ी नहीं है, पर मैं कोऑर्डिनेट के बारे में बता देता हूँ। तुमको बताया था शायद मैंने पहले भी कि कैसे हम पता करते हैं कि प्लेन्स कहाँ पे होते हैं, है ना। अगर विजुअलाइज करना पड़ रहा है कभी किसी क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में तो क्या इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें, क्योंकि इसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो एंगल बना रहा है उसके साथ में, मैग्नेटिक फील्ड के साथ में 45 डिग्री का। पर अगर कभी जरूरत पड़ जाए तो कैसे पता करोगे? अच्छा, हम जो बैठे होते हैं, जहां तुम बैठे हुए हो, मैंने कमरे का रेफरेंस देके बताया था ना तुम्हें कि एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, Yes, sir. है ना। अरे याद आ रहा है किसी को या भूल गए हो? सर याद है। तो तुम जहां बैठे हुए हो कौन सा Yes, प्लेन sir. हो? तुम कौन से प्लेन में अगर ऐसा बोलूं मैं कि आपकी जो चेयर रखी हुई है, टेबल रखी हुई है या बेड रखा हुआ है, वो उसका जो फुट है, चेयर का फुट जो है वो कौन से प्लेन को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो तुम क्या बोलोगे? एक्स। एक्स। एक्स प्लेन होता है क्या? एक्स एक्सिस होता है। वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन। बेटा वाई एक्सिस हो गया ऊपर वाला, जेड एक्सिस हो गया ये वाला। तो वाई जेड प्लेन कौन सा हुआ? ये दीवार हुई वाई जेड प्लेन, जो तुम्हारी दीवार है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड के वाली जो दीवार है वो है वाई जेड प्लेन। वाई और जेड प्लेन क्या होता है कि भाई वाई एक्सिस लिया, जेड एक्सिस लिया, और दोनों के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी। वो लाइन जहां पे आ रही है उस प्लेन को वाई जेड प्लेन बोलेंगे। सर एक्स जेड प्लेन। हाँ, हम कहाँ बैठे? एक्स जेड प्लेन। तो आप वैसे तो 3D फिगर हो, आप खुद एक्स जेड प्लेन में नहीं हो, ठीक है, लेकिन आपका जो चेयर है या जो आपकी टेबल है या जो आपका बेड है वो इंटरसेक्ट कौन से प्लेन को कर रहा है? एक्स जेड प्लेन को कर रहा है। बात समझ में आई सबको? ठीक है। Yes, sir. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये जो हमारा फ्लोर है, जो जमीन है हमारी, वो एक्स जेड प्लेन। कमरे को अगर हम कोऑर्डिनेट माने तो हमारा जो फ्लोर है वो एक्स जेड प्लेन है, जमीन जो है ना। तो ये फ्लोर पे आपकी जो है क्या है, आपकी कैप्ट एट द सेंटर, हाँ रेक्टेंगुलर कॉइल आपकी रखी हुई है, कि जो कॉइल है ना इसमें वो रखी हुई है, और आपका एक्स एक्सिस की तरफ क्या जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो अभी आपकी जो कॉइल है उसमें जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, ठीक है, उसका एंगल जो मैग्नेटिक फील्ड से होगा वो पहले कुछ और होगा। फिर आपने क्या बोला? कॉइल को टिल्ट कर दिया जेड एक्सिस के अलोंग। तो जेड एक्सिस कौन सा होता है? ये दीवार वाला, इसके अलोंग आपने उसको टिल्ट कर दिया। पहले ऐसे रखी हुई थी, ये जेड एक्सिस था और तुम्हारा प्लेन भी ऐसे रखा हुआ था, अब तुमने इसको क्या कर दिया? टिल्ट कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी एक्स एक्सिस पे है। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। यस सर। तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, जैसे ये अगर बी है तो आपने इसको सिंस टिल्ट कर दिया है, तो आपका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है अब 45 डिग्री बनाने लगेगा। बात समझ में आई? 45 यस सर। लगेगा एक्स यस सर। मैग्नेटिक फील्ड से। तो आपको टॉर्क निकालना है इसमें। टॉर्क क्या होता है भाई? एन आई ए वी साइन थीटा। Yeah. है ना, एम बी साइन थीटा। यस सर। यस सर। अब इसमें एम क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट। यस सर। ऐसे ही निकालते हैं ना मैग्नेटिक मूवमेंट। यस सर। यस सर। यस सर। आपको गिवन क्या क्या था? अब ये दो चीजें हमें पता चल गई, अब तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्योंकि गिवन मुझे क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है ना 100। करंट गिवन है कितना? 3 एम्पियर। 3 और एम्पियर। एरिया भी मुझे गिवन है, कैसे निकालूंगा एरिया? 5 इंटू 2.5, 5 into 2.5। है ना। उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है क्योंकि, ठीक है। तो अब मैं फॉर्मूला लगा दूं डायरेक्ट फिर, और क्या है टॉर्क निकालने के लिए?
कितना हो जाएगा भाई 100 इंटू आई कितना है 3 इंटू 3 एरिया। एरिया कितना हो जाएगा 5 इंटू 2.5 इंटू 10 10 टू raised to the power -4 -4। अब तुम में से अधिकतर बच्चे क्या गलती करेंगे 10⁻² लिख देंगे। ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपने 5 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट किया है एक बार तो, Yes. है ना, और एक बार आपने 2.5 के लिए भी तो आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो 2 बार आप 10⁻² को लोगे, राइट। तो टोटल कितना हो Yes, जाएगा sir. 10⁻⁴ बात समझ में आई सबको ये वाली? Yes. Yes. सर। तो यहाँ पे एक गलती हमें लगा कि आप कर सकते हो, तो ये वाली गलती नहीं करनी है। चलो भाई एनआई ये तो हो गया। अब हमको आगे क्या लिखना है? बी क्या दे रखा है? 1 टेस्ला 1 टेस्ला मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, यानी कि साइन 45 डिग्री। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कितना आ रहा है? 0.27 मीटर। इसका आंसर आ रहा है 0.27 न्यूटन मीटर। Yes, sir. यस सर। बहुत इजी है। साइन 45 की वैल्यू पता ही है 1/√, 1/√2। है ना। बाकी सब तो इजी है, कैलकुलेशन भी हो जाएगी जल्दी से। ये क्वेश्चन तो गलत नहीं हुआ था ना एग्जाम में, या गलत हो गया था ये भी? No, sir. No, नो सर, ये sir. करेक्ट था। Skip कर। ठीक है, ये रिपीट हो गया क्या? चलो कोई ना, इसको तुम घर पे प्रैक्टिस कर लेना, तो मैं लिख देता हूँ। ये करो। हाँ शिवा, कितना आंसर आ रहा है? सर ऑप्शन सी। ओके, करते हैं, देखते हैं। ठीक है, डिस्कस करना है क्या? अच्छा, बाकी बच्चे भी बताओ भाई, क्या आंसर आ रहा है, या फिर डिस्कस करना है तो वो लिखो। सी आ रहा है सर। सी आ रहा सर। सी आ रहा है? करें, बात करें इस बारे में, सॉल्व करें इसको। यस सर। यस सर। और टाइम तो नहीं चाहिए, इजी है तो, मतलब यस इजी इजी तो क्या है, मतलब इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुमने अभी अभी किया है इस पे क्वेश्चन, मतलब तुमको फॉर्मूला अभी अभी पता चल गया कि क्या है। पहले भी तुम्हें पता होगा, प्रैक्टिस तुम करके गए होंगे एग्जाम। तो देखो, कई बार ऐसा होगा, कॉन्सेप्ट पता है। अब इसमें दिक्कत क्या होगी, तुम थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेशन में गलती करोगे। कैलकुलेशन में गलती का मतलब ये होता है कि कॉन्सेप्ट पता चल गया, फॉर्मूला पता चल गया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कौन सी चीज कहाँ से लाई जाए, है ना, कौन सी चीज कहाँ से लाई जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उस जगह पे रुक के, तो अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे इसमें करंट, अगर आपको समझ में आ रही हो बात, तो उसमें करंट निकालने वाली बात है कि करंट कहाँ से लेके आओगे। करंट दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में? नो सर। नो सर, सर मैग्नेटिक फील्ड से करंट लेके आएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। Yes. तो अगर वो समझ में आ गया तो फिर पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। तो ये बोला कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया पाई स्क्वायर मीटर। तो एरिया दे दिया पाई, मैग्नेटिक फील्ड दे दी है सेंटर पे। अब मैग्नेटिक फील्ड दे दी है तो इसका यूज करूंगा मैं ऑब्वियसली। कितनी होती है भाई? म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट आई अपॉन 2 2 आर। r। 0.2 के इक्वल हो गया ये, है ना। अच्छा,
या दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं एरिया से आर निकालूं और इसको पुट कर दूं बी में, या तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, है ना, या फिर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास? दूसरा तरीका क्या है मेरे पास? समझ में आ रही बात? आप मैग्नेटिक मूवमेंट जो निकालना है आप उसका फॉर्मूला लिखो। मैग्नेटिक मूवमेंट जो निकालना है क्वेश्चन में, और क्या निकालना है? यस सर। यस सर। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? NIA। NIA। ये ठीक है, तो NIA में कमी किसकी है भाई? आई की कमी है, क्योंकि पाई तो ये तो दे रखा है, आई तो दे रखा है। तो एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। यस सर। यस सर। एरिया पाई स्क्वायर अगर आर होता है तो ये वैल्यू दी हुई है पाई के बराबर, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1। 3 रुक गई है। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 1, है ना। प्लस यस माइनस सर। 1 आएगी, माइनस तो हो नहीं सकता एरिया, तो प्लस ही लेंगे हम यहाँ पे एरिया वेक्टर, है ना। तो भाई एरिया की वैल्यू आ गई -1, है ना। तो सर स्क्रीन फ्रीज आई थिंक। -1 सॉरी, 3 रुक गई। क्या बेटा? सर स्क्रीन फ्रीज। फिर से फ्रीज हो गई क्या? बड़ी इशू आ रही है आजकल, बारिश में लगता है मेरा लैपटॉप भी जाम हो गया है। हम्म दिख रही है क्या अभी? यस सर। तो रेडियस कितना आ गया? 1 आ गया आपका। तो वन। यहाँ पे पुट कर दो, 0.2 इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई अपॉन 2, ये आया मेरा, राइट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट की जगह क्या आ जाएगा भाई? नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 है, बोला हुआ है ना इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ यस करंट सर। का एक लूप, एक सिंगल सिंगल लूप, है ना। अच्छा, आई की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ से आई की जगह आ जाएगा 0.4 इंटू म्यू नॉट, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 0.4 म्यू नॉट। और एरिया कितना दिया हुआ है? पाई। क्या गलती करी है हमने? कुछ तो गलती करी है। अच्छा, नीचे आएगा। ये म्यू हमारा नॉट नीचे आएगा। म्यू नॉट डिवाइड में जाएगा। आजा भाई। अभी ठीक है, ये नहीं आएगा आपका, ये आ जाएगा 0.4 पाई अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, ये यस आंसर है सर। हमारा। यस सर। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अच्छा, ये मैग्नेटिक इंडक्शन से तो कंफ्यूज नहीं होते ना तुम? मैग्नेटिक नो सर। मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं तो कंफ्यूज तो नहीं होते इसमें? नो सर। नो सर। मैग्नेटिक पढ़ा हुआ है ना तुम लोगों ने, अब तो ईएमआई वाला चैप्टर पढ़ चुके हो तुम। इंडक्शन क्या होता है भाई? कि किसी किसी की वजह से किसी में मैग्नेटिक फील्ड आ जाए, वही वाली बात है ना। मैग्नेट के पास, परमानेंट मैग्नेट के पास तुम किसी कंडक्टर को ले गए, उसमें मैग्नेटिक फील्ड आने लगी, तो उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया है। आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड ही ना उसमें भी। बात समझ में आ रही है? तो मैग्नेटिक इंडक्शन यस वर्ड सर। इसलिए यूज करते हैं। ये मत सोच के आना कि सर मैग्नेटिक फील्ड लिखी लिखी नहीं हुई थी तो हम तो क्वेश्चन छोड़ के आ गए, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं लिखी थी हम क्वेश्चन क्यों करते सॉल्व, ऐसा मत करके आना, है ना। तो आप छोटी छोटी चीजें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन कीजिए फिर। करो भाई, सॉल्व करो।
सबका ये आ रहा है क्या? Yes, sir. पता है वैसे तो इसका फॉर्मूला तुम लोगों को पता होगा आई गेस। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पता है ना इसका फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है, जो आंसर है वही होता है। Yes. ये हमने Yes, ना, sir. Yes, sir. आपने पढ़ा होगा, ये एक डेरिवेशन पढ़ा होगा किसी सर्कुलर आर्क के लिए आप कैसे निकालते हो, ठीक है? तो वैसे तो अगर इसको देखा जाए तो हम फॉर्मूले वाइज भी कर सकते हैं कि ये होता है हमारा क्या, b इक्वल्स टू, बी एट द सेंटर क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। Wow. तो ये होता है हमारा सेंटर पे जब पूरा सर्कल हो, थीटा इक्वल्स टू 2 पाई हो, थीटा इक्वल्स टू क्या हो, 2 पाई हो। 2 पाई। जब 2 पाई होगा तब होगा ये फॉर्मूला आपका। अगर 2 पाई नहीं है तो आप क्या करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे थीटा अपॉन 2 पाई से। अगर आपका 2 पाई नहीं है तो आप थीटा अपॉन 2 पाई से करोगे, जैसे थीटा जो भी है आपका, इसमें कुछ भी हो तो आप थीटा अपॉन 2 पाई से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखो, इसका आंसर ये आ रहा है म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 4 पाई आर, ये ऑप्शन। Yes, sir. समझ में नहीं आया? आगे आ गया सर। इसका डेरिवेशन याद है, म्यू नॉट आई। इसका अगर लॉजिकल मतलब वो समझना है कि भाई क्यों आया था ये, तो मैं एक बार जल्दी से करा देता हूँ। देखो मुझे पता है क्योंकि तुम में से कुछ बच्चे समझ में आ नहीं रहा तुम्हें, तुम जबरदस्ती हाँ बोल रहे हो। तो ये हमने बाइट सावर्ट लॉ से करा था इसका डेरिवेशन, अगर याद आ रहा हो तो। सर ये आपने बोला था कि अभी के लिए छोड़ दो, बाद में करेंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोला था मैंने बाद में करेंगे, क्वेश्चन नहीं था, डेरिवेशन बोला था आपने। बता रहा हूँ ना। यस। तो भाई एक आर्क लिए हमने, है ना, ए रेडियस है सेंटर से इस आर्क का, ठीक है? इसका कुछ लेंथ है, आर्क लेंथ कितना लेंथ है इसका, एल। आर्क लेंथ कितना है, एल, ठीक है? इस पे हमने एक छोटा सा सेक्शन ले लिया डीएल, छोटा सा पार्ट ले लिया डीएल, और उस पर डीएल वेक्टर ले लिया जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, टेंजेंशियल होगी, ठीक है? तो रेडियस से तो ये 90 डिग्री बनाएगा जो आर वेक्टर होगा उससे, राइट? Yes, तो sir. बाइट सावर्ट लॉ याद आ रहा है किसी को? उससे सारे हमने डिस्कवर किए थे, उससे सारे हमने पता किए थे। क्या होता है भाई, छोटे से एलिमेंट पे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं हम, डीबी। यस अरे छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं ना, एक वायर है उस पे छोटे से एलिमेंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर पा रहा है वो, है ना? तो कैसे लिखते हैं ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी अपॉन आर स्क्वायर। अपॉन आर स्क्वायर। ये याद आ रहा है? यस सर। यस सर। साइन थीटा तो 1 हो जाएगा, साइन 90 डिग्री हो जाएगा ना ये। इससे क्या बना रहा है, 90 डिग्री तो बना रहा है आर वेक्टर, Yes, इस sir. वेक्टर से, यस सर। डुअल वेक्टर से आर वेक्टर कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना? तो ये साइन थीटा तो 1 हो गया। अच्छा, अगर मुझे डीबी पूरे वायर की वजह से निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा मुझे, है ना? कितना हो जाएगा ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर. आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ए स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे इसकी जगह, क्योंकि मैंने ए लिया हुआ है ना रेडियस, तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, रेडियस थोड़ी बदल रही है। अरे आर्क तो फिक्स है तुम्हारी, यस सर। रेडियस Yes, तो sir. सेम है, हर पॉइंट पे ए आ रही है, लेकिन जो मेरा डीएल है वो चेंज हो रहा है, पूरे लेंथ पे मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट? तो डीएल का मैं इंटीग्रेट करूंगा। डीएल का इंटीग्रेट कैसे करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि जो आपका थीटा होता है, थीटा, ये थीटा है ना, ये होता है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ये पता थी बात? यस सर। Yes, sir. पक्का पता थी, यस सर। है ना? ये उस एनालॉजी से निकला है कि भाई हमारा जो थीटा होता है तो बहुत छोटा होता है, तो ये p अपॉन बी होता है ना? तो टेन थीटा इसका ऑलमोस्ट थीटा के इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाता है, p अपॉन बी। तो यहाँ पे जब थीटा स्मॉल एंगल पे होगा तो हमारी जो p होगी वो क्या होगी भाई, p हो जाएगी हमारी आर्क लेंथ और b हो जाएगी हमारी रेडियस, है ना? तो ये उस वाले अप्रोक्सीमेशन से आता है, जो थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये हमारा फॉर्मूला है। तो थीटा क्या हो जाएगा भाई, आर्क लेंथ कितनी दी हुई है, l, रेडियस कितनी दी हुई है, a, यस सर। तो ये हमारा थीटा कितना आ गया, l बाई ए। तो हमारा अगर l निकालना चाहेंगे हम तो क्या हो जाएगा, a थीटा। लेंथ हमारी क्या है, a थीटा। ये हमने एंगल की टर्म्स में निकाला, ठीक है, एंगल की टर्म्स में निकाला। तो हमारा जो db है वो इंटीग्रेट होकर हो जाएगा b, और ये आ जाएगा आंसर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, और dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, l होगा, dl का Yes, sir. डीएल को पूरे लेंथ पे इंटीग्रेट करो तो लेंथ ही तो आएगी, एल ही तो आएगी। एल की जगह क्या रख सकते हैं, ए थीटा। ए थीटा। तो ए से ए कट गया,
है ना। क्या बन गया ये, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई थीटा अपॉन में ए। ए। क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम लग रहा है? यस सर। यस सर। हुआ डिराइव? यस सर। तो यहाँ से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस फॉर्मूले में आप कोई भी थीटा की वैल्यू पुट करो और आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सेमी सर्कल के लिए निकाल दो, पूरे सर्कल के लिए निकाल दो। पूरे सर्कल के लिए कैसे निकालते हैं? थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रख देते हैं। अरे यार, इसी फॉर्मूले में थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रखो, कितना आएगा? 2 आ जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई यही तो आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर ही तो आएगा। यस सर। पूरे यस सर। सर्कल की वजह से सेंटर पे निकल गई मैग्नेटिक फील्ड, यस सर। है ना। तो इस थीटा में आप अलग अलग वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हो। और तुम्हें ये तो पता है इसे कि 1 डिग्री, हाँ लिखो इसको, जगह ज्यादा बची नहीं है, यहाँ पे लिखता हूँ। 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है भाई? पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, ये कन्वर्जन होता है बेसिकली। क्योंकि आपका क्या होता है, 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है ना, 180 डिग्री में पाई रेडियंस होते हैं, है ना। तो उससे आता है ये। तो इससे आप डिग्री में भी, अगर आपके रेडियंस में भी दिए हुए तो डिग्री में करके कैलकुलेट कर सकते हो, अगर डिग्री में दिया हो तो रेडियंस में करके। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो रखना है थीटा, वो क्या रखोगे आप? 2 पाई रखो। अगर आपको पूरे सर्कल के लिए चाहिए, अगर सेमी सर्कल के लिए चाहिए तो क्या रखोगे थीटा? सर पाई। पाई। और अगर क्वार्टर के लिए चाहिए तो एक पाई बाय 2। क्या रखोगे? पाई बाय 2। हाँ ठीक। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो यार। बाकी तो सारे फॉर्मूले रटने की जरूरत है ही नहीं है, मेन फॉर्मूला तो यही है। कोई डाउट है इसमें क्या? नो सर। नो सर। No, sir. ठीक नो है, ये सर। फॉर्मूला आप याद रखें कि बी एट पी ड्यू टू अ आर्क, ड्यू टू एन आर्क, ये होता है म्यू नॉट आई थीटा अपॉन कितना हो गया? 4 पाई आर। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर दो। 27 जो तुम बोल रहे थे वही लिया है मैंने। Yes, sir. कर दो, इसको सॉल्व कर दो।
क्या हुआ भाई, इतना सारा डिस्कस क्यों आ रहा है? सर थोड़ा सा बता दीजिए। मतलब कि सभी लोगों ने ऐसे हाथ ही खड़े कर दिए कि सर आप ही बता दो अब। सर अप्रोच करना नहीं आ रहा, सर कैसे अप्रोच करना होगा, कैसे समझ अप्रोच नहीं नहीं आ आएगा। रहा। यस ठीक, सर। कोई ना बता दो। यार देखो, क्वेश्चन तो बहुत ही छोटा है और बहुत ही इजी है, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि आप लोग फॉर्मूला भूल चुके हो इसका। ठीक है, तो या तो आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद रखो। वैसे तो बताया गया है आपको ये कि क्या होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। कोई भी पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, तो जब वो मूव कर रहा है किसी सर्कुलर मोशन में, तो उसका आप टाइम पीरियड कैसे निकालते हो? क्या ये फॉर्मूला याद है किसी को आप में से? कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है जो किसी सर्कुलर फील्ड में मूव कर रहा है, तो आप उसमें टाइम पीरियड कैसे निकालते हो, कितना टाइम लगेगा उसको एक रिवॉल्यूशन करने में या 2 pi m upon qb. वेरी गुड। तो अगर बी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, मान लो बी मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, अंदर या बाहर कहीं भी लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसका मास m है, ठीक है, और चार्ज q है, तो इसको टाइम जो लगने वाला है वो डिपेंड करेगा इसके मास पे, q पे और b पे। 2 पाई m अपॉन क्यू बी इसका फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला तुमको है ना याद तब रहेगा जब तुमने घर पहले प्रैक्टिस करी हुई होगी। बात समझ में आ रही? तो ये आपको सब चीजें थोड़ी ना कोई एकदम से याद आ जाएंगी पेपर में, थोड़ी बहुत पुरानी प्रैक्टिस ही काम आएगी यहाँ। इसमें भी डाउट है क्या? सर ये फॉर्मूला आया कैसे? बेटा ये तो पढ़ा हुआ है हमने, क्या बात कर रहे हो? ये तुमको ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने? नो सर। मुझे समझ नहीं आ रहा। ये आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। बेटा ये फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने डिराइव नहीं किया ये फॉर्मूला। फॉर्मूला किया है। एम बी स्क्वायर अपॉन टू आर, जो आपका आपका सेंट्रिपिटल फोर्स होता है एम बी स्क्वायर अपॉन टू आर, उससे हम रेडियस डिफाइन करते हैं एम बी अपॉन क्यू बी। याद आ रहा है? सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन mv स्क्वायर अपॉन r नहीं होता? यही तो बोला है मैंने, इसको आपने इक्वेट 2r करोगे ना बोला है। क्यूबी से। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो होता है उसको इक्वेट करोगे ना मैग्नेटिक फोर्स से। ये तो सेंट्रिपिटल फोर्स हो गया, इट शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। अगर किसी पार्टिकल को सर्कल में बनाए रखना है, वरना भाग जाएगा वो। अगर सेंट्रिपिटल क्या होता है, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अगर जो भी मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे, वो अगर ज्यादा हो गया या कम हो गया, अगर कम हो गया तो सेंटर की तरफ मूव करने लगेगा, अगर ज्यादा हो गया तो वो बाहर भाग जाएगा। अगर उसको सर्कल में बनाए रखना है तो ये बराबर होना चाहिए ना दोनों। अरे यस हाँ सर। हाँ, यस तो सर। यार अब बता रहा यस हूँ सर। बोल रहे हो। तो इसमें तुम्हारा देखो क्या सॉल्व करके क्या आएगा ये, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये आर ऊपर चला गया, ये हो गया एम बी स्क्वायर अपॉन क्यू वी बी, क्यू वी बी, ठीक है। तो इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या बनता है, आर इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी। यस जी से ध्यान चलेगा। आर इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी आपका फॉर्मूला है, ये आपने पढ़ा भी हुआ है। यस सर। बोल दो नहीं पढ़ा, नहीं सर। ये बार पढ़ा है सर। बोल दो नहीं पढ़ा। तुम पूरा पूरा मैग्नेटिज्म पढ़ लो ना फिर वापस से मुझसे। तो ये फॉर्मूला जो है इसकी हेल्प से हम बच्चों सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी वो क्या होती है, v अपॉन टू पाई आर। v अपॉन टू पाई आर, आप टू पाई आर यानी क्यों लेते हैं, क्योंकि हम सरकमफेरेंस पे घूम रहे हैं पूरे, ठीक है। तो जो आपका रेडियस होगा उसका वैल्यू होगा एम बी अपॉन क्यू बी, है ना। कैसे आया, क्यू वी बी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर से, ठीक है। एक v से v कटा, एक v से v कटा, और आपका रेडियस का फॉर्मूला आ गया। ये एक v से b कटा और एम बी अपॉन क्यू बी आपका रेडियस आ गया। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों वो क्या होती है, v अपॉन टू पाई आर, ठीक है। v क्या होता है, v क्या होता है, स्पीड, है ना। मूविंग, जिस स्पीड से चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी स्पीड उसकी, ठीक है। तो जो रेडियस है आपकी सर्कुलर मोशन की चार्ज पार्टिकल की, जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक की फील्ड में है, ठीक है, तो वो हम निकालते हैं एम वी अपॉन क्यू बी से। तो अगर वेलोसिटी आपकी परपेंडिकुलर नहीं रहती है मैग्नेटिक फील्ड से, तो फिर वी के कंपोनेंट लेने पड़ते हैं हमको, जो भी परपेंडिकुलर होगा ना फील्ड का। ये आगे के लिए भी बता रहा हूं मैं, जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या रहनी चाहिए,
परपेंडिकुलर 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 रहनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अगर वेलोसिटी नहीं है परपेंडिकुलर तो फिर उस v के क्या लेना, तुम कंपोनेंट्स लेना। तो जो भी कंपोनेंट v cos थीटा, जैसे ये हो गया, ठीक है, तो जो भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा ना मैग्नेटिक फील्ड के, तुमको वो वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना पड़ेगा यहाँ पे। बात समझ में आई? और यहाँ पे भी इवन, यस सर तो जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो वेलोसिटी लेनी, क्योंकि वो कंपोनेंट ही उसको क्या कर रहा है, सर्कल में घुमा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v अपॉन 2πr। 2πr क्या होगी, सर्कमफेरेंस लेंथ, पूरी लेंथ पे जितना कर रहा है वो ट्रैवल। आसान में आई? तो इससे हम निकाल सकते हैं। अब तो बताओ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, qb अपॉन 2πm हो जाएगी। f इक्वल्स टू v अपॉन 2πr है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, qb अपॉन 2πm। कहां से आई है, r की जगह क्या रख दिया मैंने, mb अपॉन qb। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। ये देखो r इक्वल्स टू mb अपॉन qb तक क्लियर है सब? यस सर। फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो होती है स्पीड अपॉन 2πr, यानी जो डिस्टेंस है, जिस स्पीड, अरे यार वो जितना पूरा सर्कल कवर कर रहा है एक स्पीड में, वही तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। कितनी जल्दी करेगा, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, है ना। तो इसमें हम r की जगह क्या रख देंगे, mv अपॉन qb। यहां से निकाला है ना इस जगह से, तो क्या हो जाएगा, v अपॉन 2π इंटू mv, और qb ऊपर चला गया तो v से v कट गया, तो ये क्या बन गया भाई, क्या बन गया बताओ? QB अपॉन 2πm। हाँ, qb अपॉन 2πm, 2πm ही है ना नीचे, नहीं m नहीं है, हाँ mb है, qb अपॉन 2πm। ठीक है, तो ये जो लिखा है मैंने, अरे हाँ या ना बोलो। यस सर यस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। 1 अपॉन टाइम, यस। तो ये आ गया फॉर्मूला 2πm अपॉन qb। अब बताओ क्या डाउट है? सर पीछे एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें लिखा था रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो उसको हाँ। भी फ्रीक्वेंसी बोला था, तो रेवोल्यूशन फ्रीक्वेंसी कोई ऐसा थोड़ी ना है कि फ्रीक्वेंसी डिफाइंड एक ही तरीके से होती है। फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होती है, चलो तुमने पढ़ा हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो वो डिफाइन कैसे होती है बताओ, आप बताओ मुझे। फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, अर्ली स्टेजेस में पढ़ा हुआ है ना फ्रीक्वेंसी, तो आप लोग क्या जानते हो फ्रीक्वेंसी के बारे में, ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी? सर टोटल पाथ कवर्ड इन टाइम, मतलब टाइम पीरियड, जैसे Number of टोटल oscillations. जब सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अभी सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं ना हम। यस सर। हाँ, तो क्या होती है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस टेकन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट होती है इन सर्कुलर मोशन, इट इज डिटरमाइंड बाय द एंगुलर वेलोसिटी एंड द साइज ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ बेसिकली, कि आपका जो भी सर्कुलर मोशन है उसमें फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी, वो डिफाइन कैसे होती है कि कितना आपका एंगुलर वेलोसिटी है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे स्पीड है डिवाइडेड बाय द साइज ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल है 2πr लेंथ कवर करनी है एक स्पीड में। ठीक है, इसको ऐसे समझो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यस सर। यस सर। ये होता है। यस सर। यस सर तो स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम होगा। यस सर। देखो ध्यान से, डिस्टेंस को नीचे ले गया हूं मैं बस। यस सर। अरे हाँ Yes, sir. बोल दो। यस सर। यस सर तो ये स्पीड अपॉन डिस्टेंस ही तो लिखा है मैंने, स्पीड हो गई v, डिस्टेंस हो गया 2πr, इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम कितना होता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। यस आया फॉर्मूला? यस सर। अभी बताओ, क्लियर हुआ? यस सर। यस सर कोई डाउट? नो No, सर। ठीक है, तो v अपॉन 2πr आपकी फ्रीक्वेंसी होती है जब हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं सर्कुलर मोशन की, क्योंकि उसमें हम 2πr डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। तो कितना आप डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहे हो जितनी अधिक स्पीड से, एक तरह से वो फ्रीक्वेंसी आपकी बताता है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो आप जो 2πr का डिस्टेंस है उसको आप ज्यादा स्पीड में तय कर पा रहे हो, आपकी स्पीड ज्यादा है ना।
तो आप क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है आपकी एक तरह से। तो t इक्वल टू 2πm/qb होगा, पहली बात तो ये। तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे भाई, मैं यहाँ पे कहाँ लिखूं इसका यार, ये हटा दूंगे डेरिवेशन साइड वाला, Yes, sir. इसको हटा देता हूँ ना, क्योंकि ये तो तुमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था ये। Yes, sir. हाँ भाई, तो कहाँ पे थे हम, टाइम पीरियड में रेशियो चाहिए, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज चाहिए बेसिकली इसको। तो पहले टाइम पीरियड में रेशियो दे रखा है, देखो रेशियो ऑफ टाइम पीरियड दे रखा है कितना, 1:2। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो नहीं है, ये कंफ्यूज मत होना, पूरा लाइन पढ़ना। लाइन क्या बोल रही है कि रेशियो ऑफ टाइम पीरियड दे रखा है उसने, T1/T2, यानी क्या दे रखा है, 2πm1/qb अपॉन 2πm2/qb। अब मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है, क्या उसने मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग बताई है क्या, No. No, sir. चार्ज भी सेम है, स्पीड भी सेम है। तो चार्ज सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो सब कट जाएंगे, ये 2πm सब कट गया, ये क्या बचा, ये m1/, M1/M2. ठीक है। M2. अब अगला ही पूछ रहा है हमसे, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी बता दो, K1/K2 बता दो। तो क्या होती है ये, हाफ इंटू m1v1 स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू m2v2 स्क्वायर। तो V1 में तो ये भी कट जाएगा, Yes, स्पीड sir. सेम है ना, देखो स्पीड Yes, सेम, Yes, sir. तो ये भी हाफ अब भी कट गया, तो ये भी क्या बन गई, m1/, M1/M. तो भाई M1/M2 m1/m2 की वैल्यू कितनी थी, टाइम पीरियड की रेशियो, जो टाइम पीरियड का रेशियो था 2 दिया हुआ था, One तो by इसका आ जाएगा one by two. बी ऑप्शन आंसर है। अब बताओ इसमें क्या डाउट है, Yes. No, sir. Okay, sir. समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता होता तो मेरे ख्याल से आप सॉल्व कर देते क्वेश्चन, और मुझे लगता नहीं कोई और प्रॉब्लम आई होगी इस क्वेश्चन में, है ना। Yes, sir. कूल, Yes, चलो एक sir. क्लास क्वेश्चन कर दो यार, उसके बाद क्लास खत्म करते हैं। एक और क्वेश्चन कर दो, तुम खुद से तो पूछ नहीं रहे हो, क्योंकि कुछ अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ग्रुप में भी आप डाल सकते हो अपना क्वेश्चन, जब आप एनालिसिस कर लोगे अपना पूरा, तो अगर कोई डाउट रह जाता है तो आपसे पूछ सकते हो। एक करंट है 10 एम्पियर को पास कर रहा है इस वायर से। अब ये तो 30 सेकंड्स में आंसर चाहिए मुझे इसका, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड बतानी है आपको सेंटर पे, लूप पे, ये पी पॉइंट पे बतानी है मैग्नेटिक फील्ड। एक तो ये वायर है, एक आपका सर्कुलर वायर है, और एक फिर ये वायर है। 20 सेंटीमीटर आपको क्या दी हुई है, रेडियस दी हुई है इस लूप की, इस लूप की रेडियस दी हुई है। सिद्रा सर ये वाला कर लिए थे हो गया था, कितना आंसर है, सर, बी। बी आंसर, कूल। Sir, मेरा भी हो गया. आपका भी हो गया, Yes, sir. तो भाई इजी है ये तो, Yes, sir. बहुत इजी है ना, एग्जाम में भी होना चाहिए। कितना होता है भाई, सेंटर पे निकालेंगे सेमी सर्कल की वजह से, फॉर्मूला अभी अभी पढ़ के आए हम, B is equals to mu naught I upon 2R. 4πr, ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने तो। यस सर। इसमें म्यू नॉट आई इंटू थीटा की जगह क्या रख दूंगा, पाई। पाई। Pi. अरे ये सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल है ना पूरा, तो ये यस एंगल कितना बना रहा है Yes. सेंटर पे, सेंटर पे ये पूरा पाई एंगल बना रहा है, यस सर। ठीक है, अपॉन 4πr, ये हो जाएगा ये। तो अब इसको सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है इसमें, आई की जगह रख दो आप 5, सॉरी 10 एम्पियर, है ना, इंटू पाई अपॉन 4π, पाई से पाई कट गया, आर की जगह क्या रख देंगे भाई, 20 इंटू 10 टू द पावर minus 2. -2, 10 से 20 कटा 2 टाइम्स, नीचे बन गया 8, तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन 8 इंटू 10 टू द पावर 2, ये ऊपर चला गया ना, यस सर। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5। ये तो क्या है ना 5, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है लगता है, पाई इंटू 10, नहीं सही लिखा है, सही लिखा है, पाई इंटू 10 टू द पावर 420 इंटू, ठीक है, 4πr, आर की जगह हमने रख दिया 20, म्यू नॉट अपॉन 4π
फॉर्मूले में लिखा हमने म्यू नॉट अपॉन, अच्छा हमने इसमें एक और चीज हम कर सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने म्यू नॉट को सॉल्व नहीं किया है ना अभी, तो यहाँ पे बेसिकली वो गड़बड़ हमसे हुई है, ये म्यू नॉट नहीं है, यहाँ पे म्यू नॉट नहीं है, म्यू नॉट को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो म्यू है ये गलती आपसे ये हो सकती है कि आप म्यू को म्यू नॉट समझ लो, म्यू यहाँ पे म्यू नॉट नहीं है, म्यू यहाँ पे माइक्रो है, क्या है माइक्रो, ठीक है। तो यहाँ पे आप म्यू नॉट सॉल्व करोगे बेसिकली, तो आप म्यू नॉट को क्या लिख दोगे भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को आप लिख दोगे 10 to the power -7, फिर आप सॉल्व करोगे 10 to the power -7 इंटू 10 इंटू पाई, ठीक है। तो पाई की टर्म्स में आंसर आ जाएगा बेसिकली ये इंटू 10 to the power अपॉन 20, अब हो जाएगा सॉल्व, तो ये आ जाएगा 5 पाई इंटू 10 to the power -6, ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। सर इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे, b = म्यू नॉट i अपॉन 2a? म्यू नॉट b = म्यू नॉट i अपॉन 2a कब लगाते हैं, जब सेंटर पे निकालनी हो सर्कुलर में। सर्कल में, क्या ये सर्कल है क्या, नो सर। तो फिर क्यों लगाओगे ओके सर। बताओ, फिर सर्कल पे भी यही लगाओगे और सेमी सर्कल पे भी यही लगाओगे, तो फिर सेमी सर्कल और सर्कल में डिफरेंस कैसे रहेगा, बात समझ में आ रही है। कोई सर्कल है उसमें आपका करंट जो है वो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है पूरा, और जो सेमी सर्कल है उसमें केवल पाई कर रहा है, पाई आर कर रहा है, फिर दोनों में सेम मैग्नेटिक फील्ड अगर आने वाली है तो फिर उसका लेंथ का मतलब क्या होगा, फिर बाइट सावर्ट लॉ में इंटीग्रेट भी क्यों कर रहे थे आप लेंथ को, ठीक है, क्लियर हुई बात। अच्छा ये बता दो लास्ट जाते आते कि ये 10 एम्पियर में जो वायर है, ये जो वायर स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं लिखी है तुमने, नो। अरे क्यों नहीं लिखी है, ये जो वायर है इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड लिखना ही भूल गए हो तुम। ये जो पार्ट है फर्स्ट और थर्ड, तुमने तो केवल सेकंड पार्ट की वजह से निकाल ली मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से कौन निकालेगा, Yes, sir. यस सर, धीरे धीरे मध्यम आवाज में यस सर बोल दो, रीजन पता है नहीं क्योंकि, अरे इसकी वजह से 1 और 3 की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, नो मैग्नेटिक फील्ड एट पी, क्यों, क्योंकि ये कोइंसाइड कर रहा है इससे। अरे यार वायर है वो अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है, उधर इसी पॉइंट पे, जिस डायरेक्शन पे कोलिनियर है वो पॉइंट, उसके उस डायरेक्शन पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे उस पॉइंट पे तो जीरो आएगी ना, क्यों, क्योंकि साइन जीरो हो जाएगा, Yes, sir. यस सर। जीरो हो जाएगा आपका डीएल वेक्टर और आर वेक्टर जो है आपका वो जीरो हो जाएगा आपका, कोई जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है वो पॉइंट आपका लाइन के कोलिनियर नहीं होना चाहिए, है ना, अदरवाइज जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है सबको, Yes, sir. है ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा में, साइन थीटा में थीटा जीरो हो गया अगर, तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं हो जाएगी क्या, ये दोनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, इसकी वजह से भी इसकी वजह से भी, केवल किसकी वजह से आएगी, सेमी सर्कल की वजह से। हाँ भाई कोई डाउट है, No, sir. No, sir. तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपके लिए रखे हैं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए उन क्वेश्चंस की जो कि आप क्या बोलते हैं आपके पेपर में और क्वेश्चन आए और आपको अगर नहीं आए तो फिर हम डिस्कस करेंगे उसको बाद में। तो आज हमने टेस्ट का रिवीजन किया है, अगली क्लास में अगर आप कुछ क्वेश्चन मुझे भेजते हो या आप बोलते हो कि इनको करवाना है तो हम वो कर लेंगे, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद ऑप्टिक्स। कूल, हाँ बोलो। तो जैसे आपने पीडीएफ भेजा था ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चंस थे उसमें, सब ऐसे ईएमआई का भी शेयर कर देना। ईएमआई का नहीं है तुम लोगों के पास, नो सर। भेज दो। ओके सर। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सर। Okay, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. बेटा